साथियों, एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात के चलते यदि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो कोई भी कंपनी आपके खिलाफ सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस करती है, 138 एनआई एक्ट का केस करती है और इसके साथ BNS 316, 318 का केस करती है। क्रिमिनल मैटर में सिर्फ ये 3 चीज़ है, इन 3 चीज़ के अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है। अब दिमाग में ये रहता है कि सर सेक्शन 25 का नोटिस आता है तो उसमें 138 भी लिखा होता है, तो यहाँ अपने को दिमाग में ये रखना है कि 138 केवल तभी होगा जब आपने चेक दिया है और चेक बाउंस हुआ है। लेकिन आपके किसी महीने की EMI बाउंस हो गई। अब अगर EMI बाउंस हो गई तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 25 का आपको नोटिस आता है, लेकिन उसके साथ लिखा जाता है रिड विथ 138 NI एक्ट, यानी कि वो 138 NI एक्ट का ही एक पार्ट है, यानी कि उसका जो भी प्रोसीजर चलेगा ना वो चलेगा 138 वाला। अब सेक्शन 25 के अंदर भी अपने दिमाग में एक बात आपको पूरी तरीके से क्लियर बैठा लेनी है और वो क्लियर बात ये है, फोन डिस्चार्ज हो गया, मैं चार्जिंग लगा रहा हूं। तो सेक्शन 25 में आपको एक बात अपने मस्तिष्क में पूरी तरह क्लियर कर देनी है कि सेक्शन 25 के लगभग 99% जो आपको नोटिस आते हैं वो सारे के सारे फर्जी नोटिस होते हैं। अपने दिमाग में ये बात बैठा लो। दूसरी बात, सेक्शन 25 का नोटिस आया तो सेक्शन 25 के नोटिस में सबसे पहले ये देखना है क्या वो नोटिस एडवोकेट ने दिया है। अगर किसी कंपनी ने दिया है और ऊपर कंपनी का लेटर हेड है या कंपनी का ही नाम लिखा है, एडवोकेट का नाम नहीं है, तो सेक्शन 25 का कोई केस फाइल नहीं होगा। पहली बात, अगर सेक्शन 25 के नोटिस में सिविल स्कोर खराब होने की बात लिखी है, कलेक्शन मैनेजर से कांटेक्ट होने की बात लिखी है, अगर आपने पेमेंट जमा करा दिया तो इस नोटिस को इग्नोर करें, ऐसा लिखा है, या फिर बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें लिख दी है, तो उस नोटिस की वर्थ 0 है, उस पर कोई भी सेक्शन 25 का मुकदमा नहीं होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि यह नोटिस जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आना चाहिए तो ही सेक्शन 25 का मुकदमा होगा। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि सेक्शन 25 का नोटिस आया और सेक्शन 25 के नोटिस में लिखा कि 48 घंटे में पेमेंट करे, 7 दिन में पेमेंट करे, तो उस नोटिस की कोई लीगल वर्थ नहीं है, क्योंकि वो नोटिस 15 डेज का होता है, 15 दिन का। अगर उन्होंने 1 तारीख को नोटिस भेजा है, आपको यदि वो नोटिस 8 तारीख को मिला है, तो 8 तारीख से 15 दिन यानी 23 तारीख से पहले वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद ये भी याद रख लीजिए, अगर पहली ही EMI बाउंस हुई है और आपको सेक्शन 25 का नोटिस आया है तो आपके ऊपर कोई सेक्शन 25 का मुकदमा 99% फाइल नहीं होगा। मैं चोला कंपनी का पैनल लॉयर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब किसी भी व्यक्ति का चेक ये बाउंस हो जाते थे, क्या कहते हैं, ECS बाउंस होते तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाती थी कि सबको नोटिस जारी करने हैं। सबको नोटिस हम जारी करते थे, लेकिन मुकदमे नहीं होते थे, नहीं करने थे। जब ये मालूम पड़ता कि इस व्यक्ति की दूसरी, तीसरी या चौथी EMI बाउंस हुई, तब उसके खिलाफ सेक्शन 25 का केस फाइल करने के लिए हमें कंपनी कहती थी। तो इतनी बात समझ लीजिए। अब यहाँ पर यह भी गौर कीजिए कि मान लीजिए आपको सेक्शन 25 का नोटिस आ गया। अब जैसे नयन जी भट्ट साहब जो कि अभी इस लाइव में शामिल हैं और उन्होंने एक बात कही कि सर सेक्शन 25 की EMI मैंने पे कर दी, फिर भी मेरे खिलाफ केस फाइल हुआ। तो मैंने अभी कमेंट्स रिप्लाई में इनको लिखा था कि आप प्रूव कर दीजिए, लेकिन गलती हम क्या करते हैं मालूम है, थोड़ा सा टेक्निकल समझना। टेक्निकली क्या समझना है, मार्च की आपकी EMI बाउंस थी, उसका नोटिस आया। अप्रैल
की बाउंस हुई, अप्रैल का भी नोटिस आ गया, मई की बाउंस थी, मई का भी नोटिस आ गया। अब आपने मान लीजिए कि आपने एक ईएमआई जमा करा दी, अब वो ईएमआई कब जमा हुई आपकी, कब जमा की, उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या वो ईएमआई जमा कराने के बाद आपने उस नोटिस का रिप्लाई दिया? आपको रिप्लाई देना है कि आप एडवोकेट जो भी नाम है महेश गोस्वामी के नोटिस दिनांक 25/4/2025 जो आप द्वारा सेक्शन 25 का नोटिस मुझे दिया गया था, उस मैटर में आपके नोटिस देने के पश्चात मेरे द्वारा ईएमआई का भुगतान कर दिया गया है, स्क्रीनशॉट साथ में अटैच है, किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करें, सिर्फ इतना सा रिप्लाई भेज दो, पेमेंट आपने उस नोटिस के मिलने के बाद किया है। ये चीज ध्यान रखना, पेमेंट आपका नोटिस मिलने के बाद 15 दिन के अंदर होना चाहिए। अगर आपने ये नोटिस दे दिया, आपने उस नोटिस की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, अपने पेमेंट की का स्क्रीनशॉट और उनका नोटिस संभाल के रख लिया। अब कोर्ट में जब केस होगा तो वो पेश करेंगे R7 रिपोर्ट यानी कि बाउंसिंग मेमो, पेश करेंगे वो नोटिस, और वहां पर यदि उन्होंने आपके उस नोटिस को छुपा लिया और आपने कॉग्निजेंस के स्टेज पे जाकर उस नोटिस को प्रेजेंट किया, केस खारिज। अब जैसे नयन जी भट्ट साहब का ये सवाल था कि सर मैंने पेमेंट पे कर दिया है लेकिन वहां के एडवोकेट कह रहे केस खारिज नहीं होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपको सीधी एप्लीकेशन लगानी है सेवा में श्रीमान न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो शहर का नाम, केस का टाइटल जैसे ABCD फाइनेंस कंपनी वर्सेस नयन भट्ट, केस नंबर, महोदय निवेदन इस प्रकार का है कि कंपनी द्वारा मेरे विरुद्ध मार्च 2025 की ईएमआई बाउंस का केस किया गया है। उक्त राशि मैंने नोटिस प्राप्त होने के पश्चात इस तारीख को जमा करवा दी और इस संबंध में मैंने सूचना भी दे दी थी, जिसका पेमेंट जमा करने की रसीद ये है। ऐसी स्थिति में जब मैंने नोटिस की मियाद के अंदर ही पेमेंट जमा करवा दिया, ऐसी स्थिति में इस केस पर संज्ञान लिया गया है। कृपया इस केस को त्वरित प्रभाव से खारिज फरमावे, साथ ही कंपनी पर झूठा शपथ पत्र पेश कर मिथ्या केस फाइल करने के संदर्भ में उचित कानूनी कार्रवाई किए जाने का आदेश प्रदान करें। आपने एसटी एप्लीकेशन मूव की, आप कोई भी एप्लीकेशन पेश करो, कोर्ट को एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे लेनी है, उसकी कॉपी संबंधित एडवोकेट को देनी है, वो उसका जवाब पेश करेगा और कोर्ट ने आपकी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की, देन रिवीजन सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, बस बात खत्म, केस खत्म। अब मान लीजिए कि सेक्शन 25 का नोटिस आता है, कई लोगों के दिमाग में एक सवाल होता है कि सर हमने एक ईएमआई का भुगतान कर दिया तो क्या वापस नोटिस भेजेंगे? बिल्कुल, उन्होंने देख लिया कि आपने पेमेंट कर दिया तो ये आपको नोटिस भेजेंगे। अब इन्होंने आपको नोटिस भेजा और आपने पेमेंट नहीं किया, तब ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं कि आपका केस फाइल करते हैं। तो केस कहाँ फाइल करेंगे आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा, पहले ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि नोटिस का जवाब भी आप कभी देते हो ना, तो नोटिस का जवाब कहाँ जाएगा? एडवोकेट जिस शहर का है उस एडवोकेट को जवाब देना है, उसी के नीचे 2 नंबर में कंपनी का नाम और कंपनी का जो शहर लिखा है ना, उस वो ब्रांच एड्रेस लिख लो। कई कंपनियों का काला सच सामने आया जब हमने कंपनी के कलकत्ता स्थित एड्रेस पर नोटिस भिजवाए और नोटिस लौट के आ गए। बंद लिफाफा संभाल के रखना है, डायरेक्ट खारिज होते हैं केस। बंद लिफाफा सामने रखना है कि कंपनी ने अपना एड्रेस ही फर्जी शो किया है। तो अब मान लीजिए जैसे ही आप कंपनी को जवाब देते हो ना, 2 दिन बाद आप कंपनी से अपनी अकाउंट डिटेल, सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें मांगिए। सेक्शन 25 में भी मांगी है। रेखा शरद उशीर बनाम शब्द श्रृंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्लियरली बात है कि अपनी प्रतिरक्षा के लिए यदि किसी व्यक्ति ने कोई दस्तावेज मांगे हैं और वो उपलब्ध नहीं करवाए हैं तो केस चलने का आधार मौजूद नहीं है, कोर्ट में केस खारिज होगा। पर गलती क्या होती है, हम हमारे एडवोकेट के ऊपर प्रेशर मेंटेन नहीं करते हैं, उनको कहते नहीं है
कि आप कॉग्निजेंस पे आपत्ति लीजिए, हमारा ये जवाब पेश कीजिए और कॉग्निजेंस नहीं लिए जाने की एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अब कॉग्निजेंस नहीं लिए जाने की एप्लीकेशन जब फाइल होगी, ठीक है, क्या होगा, या तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी या नहीं लेगी, और अगर ले लिया तो उसको सीधा रिवीजन हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको ये लगता है कि कोर्ट में केस हो गया, अब मैं वहां पे जितनी ईएमआई है उतना पेमेंट जमा करा दूं, बिल्कुल प्री कॉग्निजेंस स्टेज पर भी और कोर्ट का समन आने पर भी अगर आप केवल और केवल ईएमआई अमाउंट जो है वह कोर्ट में लेकर खड़े हो तो सीधी सी बात है, सामने वाले को केस विड्रॉल करना है, वो इफ एंड बट नहीं कर सकता है। इस मैटर में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। एक साथी का सवाल था कि सर कोर्ट का समन आया, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है कि हमको प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आ गया, समन आ गया और हम कोर्ट नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि बेलेबल वारंट भी आ गया और आप कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, ऐसी कोई परिस्थितियां है। मैं जो बात कर रहा हूं ये कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि मैं परिस्थितियों की बात कर रहा हूं और यही कारण है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को लोगों द्वारा सराहा जाता है कि हम बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं। अगर आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हैं, बेलेबल वारंट आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप संबंधित एडवोकेट जिसको हायर करें उनको कहिए कि सर आप अपनी तरफ से अंडरटेकिंग कोर्ट में पेश कीजिए ताकि प्रोसेस वहीं स्टॉप हो और मैं आपको वकालतनामा भेज देता हूं, मैं आ जाता हूं, जैसा भी आपको आगे एडवोकेट सजेस्ट करे उस चीज के लिए। तो इन चीजों में चिंता आपको करानी ही नहीं है। सर प्लीज बताएं क्या करूं, एडीवी 65,000 मांग रहा है, पहले ही 15,000 डाल चुका हूं। सर ये क्या मामला है, क्या नहीं, आपका हमें नहीं पता, और 65,000 की फीस किस मामले में आपने तय की है वकील साहब से, ये हमें जानकारी नहीं। और एक बात बता दूं, सेक्शन 25 पे 138 एनआई एक्ट पे जब प्रोसेस चलता है ना, आपके एडवोकेट जब अपने अधिकारों को लेकर, आपके अधिकारों को लेकर एप्लीकेशन फाइल करते हैं, यकीन मान के चलना, अगर एक एप्लीकेशन फाइल होती है ना, एक एप्लीकेशन में निकलती है कम से कम 5 पेशियां। जैसे मैंने कहा कि प्री कॉग्निजेंस पे आपत्ति लेनी है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। फर्स्ट कॉग्निजेंस पे एडवोकेट अपनी अंडरटेकिंग पेश करके ये कहेंगे कि मुझे इस मामले में अपनी आपत्ति पेश करनी है, मुझे इस प्रकरण से संबंधित कंप्लेंट की कॉपी, एफिडेविट की कॉपी, समस्त डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि, फोटोकॉपी प्रदान की जाए ताकि मैं इस मैटर में अपना जवाब प्रस्तुत कर पाऊं। एक बात ध्यान रखना, आप डॉक्यूमेंट का जिक्र भी कर दो, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कोर्ट की फाइल में है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, और सेक्शन 25 के नोटिस में हमने उन डॉक्यूमेंट को लिखा है। आज ये जो 201 लोग सुन रहे हैं ना, ये 201 लोगों को वो जानकारी मिल रही है जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे, यहां तक कि हमने भी नहीं दी है, हमने भी आज तक नहीं दी, क्योंकि आशु जी ने कहा कि सर शुरू करो, क्योंकि हर बात हर समय हमको याद आए ना, ये जरूरी नहीं है। अब अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो और आप तमाम वो डॉक्यूमेंट मांगते हो जो आपत्ति पेश करने के लिए आपको देने जरूरी है, तो आप अपने उन डॉक्यूमेंट का जिक्र करोगे जो सेक्शन 25 के रिप्लाई में, जो प्रायर नोटिस में जिक्र है। यकीन मान के चलना, एप्लीकेशन आप कोर्ट में पेश करोगे और उसकी कॉपी जो कंपनी का एडवोकेट है उनको प्रोवाइड कराओगे। अब कंपनी के एडवोकेट के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, उनके पास होता क्या है, POA, पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके बाद R7 रिपोर्ट यानी कि ECS बाउंस का जो अनादरण मेमो होता है वो। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है नोटिस, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफा। यहां तक कि कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तक रिकॉर्ड में नहीं होते हैं, लोन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होते, सैंक्शन लेटर नहीं होता है, यहां तक कि लैंडिंग पॉलिसी भी नहीं होती है, यहां तक कि आपने जो ECS मैंडेट फॉर्म साइन करके दिया वो भी नहीं होता है।
और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिनका जिक्र हम नोटिसेस के अंदर करते हैं। आप एप्लीकेशन लगाओ कि ये सारे डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड किया जाए। एक बात ध्यान रख लेना, एक बात ध्यान रख लेना, कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि आप ये एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि BNSS 223 के मैटर में एक्यूज्ड को, उस समय तक वो एक्यूज्ड भी नहीं है, उसको सुनने का पूरा अधिकार है। इस मामले में तो हाई कोर्ट के जजमेंट भी आ चुके हैं। अब आपने एप्लीकेशन दी, एडवोकेट ने रिसीव की, अब एडवोकेट को अगली पेशी पर या तो जवाब पेश करना है कि हम ये डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकते, ऐसा वैसा वैसा जो ही पेश कर, या फिर वो सारे डॉक्यूमेंट लाकर वो आपको देगा। 99.99% मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी ये कहता हूं कि वो सारे डॉक्यूमेंट कंपनी कभी नहीं देगी और मामला प्री कॉग्निजेंस पर ही टलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो डॉक्यूमेंट देंगे नहीं, आपके एडवोकेट आपत्ति कैसे तैयार करेंगे, और आपके एडवोकेट आपत्ति तैयार नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर मामला रुक गया। अब यहां पर अगर वो कह देते हम डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट मिल गए, आपत्ति तैयार होगी। अब मान लीजिए उन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा है, कोई जवाब दे दिया, तो पहली हियरिंग पे अंडरटेकिंग लगी, दूसरी हियरिंग पे उन्होंने जवाब दिया, तीसरी हियरिंग जो होती है ना, उस पे होते हैं आर्ग्यूमेंट, यानी कि बहस। मैंने जो एप्लीकेशन पेश की, मैं मजबूती के साथ अपना पक्ष रखूंगा, और मेरे लिए मजबूत पक्ष है दस्तावेजों की उपलब्धता। अपनी विधिक प्रतिरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया है। सामने वाला क्या कहेगा? मैं डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास है नहीं, देने पड़ेंगे उसको। अब ऐसी स्थिति में कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये डॉक्यूमेंट आप एक्यूज्ड को उपलब्ध कराओ। अब ऐसी स्थिति में जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और कंपनी उन डॉक्यूमेंट को नहीं लाना चाहती है, तो कंपनी आपके केस को चुपचाप अदम हाजिरी, अदम पैरवी, कौन बताएगा अदम हाजिरी क्या होता है, अदम पैरवी क्या होता है? मैं पूछता हूं एक सवाल आप सभी साथियों से, कोई बताएगा कमेंट में अदम हाजिरी, अदम पैरवी क्या होता है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियों को जवाब देगा, तवज्जो ना लेना। अदम हाजिरी, अदम पैरवी, तवज्जो ना लेना, उस पर ज्यादा ध्यान ना देना, लापरवाही से उस केस को छोड़ देना, उसकी कागज छोड़ देना, यानी कि अदम का पैरवी, यानी कि ये होगा कि उस चीज पे, उस फाइल पे एडवोकेट अपीयर होना छोड़ देगा और आपके एडवोकेट अपीयर होते रहेंगे और लगातार 3 हियरिंग वो नहीं आएंगे, केस खारिज। और एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए कि कोर्ट ने आपके पक्ष में ऑर्डर नहीं दिया, कोर्ट ने कह दिया नहीं, डॉक्यूमेंट पेश करने की जरूरत नहीं है, आप तो जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पे केस का कॉग्निजेंस होगा, तो तब भी कॉग्निजेंस नहीं हुआ, तब भी केवल और केवल आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई है, सिर्फ आपकी एप्लीकेशन डिसमिस हुई है। ऐसी स्थिति में उस एप्लीकेशन की रिवीजन फाइल होगी सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वह एक इंट्रोडक्टरी ऑर्डर नहीं है। अब इंट्रोडक्टरी ऑर्डर की परिभाषा तो बहुत बड़ी है, वो मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको इस लाइव में, क्योंकि वो समझ भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल बात है। तो वहां पर रिवीजन फाइल होगी सेशन कोर्ट में, एंड ये मान के चलना सेशन कोर्ट डायरेक्ट निचली कोर्ट के अदालत के आदेश को अपास्त करेगा, खारिज करते हुए उनको वापस उस ऑर्डर को खारिज करेगा कि ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने जरूरी है। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी कंपनी अपनी कंपनी के आर्टिकल एंड मेमोरेंडम, अपनी कंपनी की लैंडिंग पॉलिसी, आपके तमाम डॉक्यूमेंट, लोन से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट, यहां तक कि ईसीएस का मैंडेट फॉर्म, आपका अकाउंट स्टेटमेंट कौन सा, आपका नहीं, उनकी बैंक का, जहां आपका ईसीएस हिट हुआ, जहां उनकी बैंक की शाखा का नाम आ रहा है, वो कभी भी कोर्ट में पेश करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर पेश किया और अगर उसमें कुछ गलत निकला तो उस केस में, उस कोर्ट में
अगर 5,000 मुकदमे हैं तो सारे के सारे खारिज होंगे। बस बात यह है कि कोई लड़ना नहीं चाहता है, कोई लड़ना नहीं चाहता है। ये देखो, जब हम मुद्दे की बात बता रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं कि आना ही बंद कर। हाँ बिल्कुल, तारीख पर वो आना ही बंद कर देंगे। अगर बस बात क्या है, हम क्या है, किसी एडवोकेट को हायर करते हैं, एडवोकेट कहता है अरे यार कॉग्निजेंस तो कोर्ट लेगी, मैं तारीख ले लूंगा। अरे तारीख क्यों, तारीख क्यों? मुझे अभी याद आ रहा है, मेरे ब्लेजर में पड़ा है, अभी हमारे यहाँ एक केस था। ये तो कंपनी के केस है जिसमें इतने डॉक्यूमेंट मांग सकते हो। मैं एक एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि मैंने अभी एक 4 दिन पहले मैं 20 लाख का एक चेक बाउंस का मुकदमा पेश हुआ। मैंने उनके जो एडवोकेट थे, मैं एक्यूज्ड की ओर से था, तो मैंने कहा मैं एप्लीकेशन ला रहा हूँ ऑब्जेक्शन की, ठीक है, अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट में वो एडवोकेट साहब अपीयर ही नहीं हुए, डेट ले ली उन्होंने। अब मुझे मालूम है कि मैंने जो मांगा है वो चीज़ वो मुझे प्रोवाइड करने वाले नहीं है। बस अब तारीखों पे तारीखें निकलती जाएगी। केस दर्ज ही नहीं हुआ, केस दर्ज ही नहीं हुआ तो फिर समन कहां से होगा, बेलेबल वारंट कहां से होगा, अरेस्ट वारंट कहां से होगा, जब केस ही दर्ज नहीं हुआ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अपने एडवोकेट को आप अधिकार के साथ कहे कि आप कॉग्निजेंस पे आपत्ति लीजिए। और आपत्ति में क्या, अब कभी कभी एक बात बताऊं, कभी कभी तो क्या होता है कि हमारे कुछ वकील भाई भी परेशान है, क्योंकि कारण ये हो गया है कि हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, अभी रात को 11:15 बजे अगर 211 लोग जुड़े हुए हैं तो आज उनको इस चीज़ की जानकारी हुई जो मैंने कभी नहीं कही थी। तो ये 211 लोगों को ये जो जानकारी है ना, वो जानकारी उनको कहेंगे या तो शॉक्ड हो जाएंगे, बंदा साला मुझसे ज़्यादा बात कर रहा है। लेकिन अधिकार की बात है, क्योंकि ज़िंदगी में वो कहते हैं ना, फिक्र न कर तेरा भाई वकील है। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि हर व्यक्ति अपने केस का खुद वकील है, क्योंकि वकील न कोई केस हारता है न कोई केस जीतता है। हार और जीत केवल और केवल क्लाइंट की होती है, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए खुद के केस में खुद को मजबूती लानी है। और आज मैंने जो ये बात कही है ना, मैं इस बात की भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि इसके लिए एक अलग वीडियो, केवल ऑडियो वीडियो आ जाएगा जिसको आप बाद में सुन पाएंगे। अब कॉग्निजेंस पे ही आपने आप मामले को अटका दिया तो मामला आगे बढ़ेगा कहाँ? लेकिन इसके लिए आपको क्या जरूरी है मालूम है? अगर लोन डिफॉल्ट हुआ है तो प्रायर नोटिस जरूरी है। प्रायर नोटिस नहीं दे पाए कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 25 का रिप्लाई जरूरी है। सेक्शन 25 का रिप्लाई देने के बाद ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन का एक ड्राफ्ट है, वो मेल कीजिए। पीछे पड़े रहिए, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और मान लीजिए कि कॉग्निजेंस हो भी गया तो कॉग्निजेंस होने के बाद क्या होगा? अरे भाई, अगर आप जब वहां पे अपनी पैरवी करेंगे ना तो सामने वाले को उतरना है क्रॉस एग्जामिनेशन में। नयन जी भट्ट साहब ने मुझे कहा था कि सर मेरे केस का क्रॉस एग्जामिनेशन आ रहा है। मैंने कहा कंप्लीट सर्टिफाइड कॉपी निकाल के देना, ऐसे ऐसे सवाल तैयार करके दूंगा कि वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आया हुआ है वो सोचता रहेगा कि मैं किस चक्रव्यूह में उतर गया। बस हमारे सवालों को समझे, ऐसे मस्तिष्क की आवश्यकता है। और बाकी इतना ध्यान रख लीजिए कि सेक्शन 25 के केवल एक मैटर में, जहां तक मैंने सुना है सिर्फ एक मैटर में कभी किसी व्यक्ति को सजा हुई है। लेकिन सजा होने का मतलब वो नहीं वो जेल में है, वो मैटर भी अपील में चला गया। सेक्शन 25 के इतिहास में ऐसी चीजें नहीं हुई है। 316, 318 में आज तक किसी को सजा नहीं हुई है। अब इतना कॉन्फिडेंस देने के बाद भी आपके मन में डर रहता है तो सोचना है। मैं थोड़ा बाहर गया था, मैंने आशु जी अग्रवाल साहब की बात सुनी कि BNSS 35 का नोटिस। आपको अक्सर कहते हैं
अरे थाने आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और आप लोग घबरा जाते हो। भाई मैं थाने क्यों आऊं? एफआईआर दर्ज हुई है तो BNSS 35 का नोटिस मेरे घर पे आके मुझे सर्व करो। ध्यान रखना, आप अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो पुलिस पहले आपके पास लेके आएगी, भाई अब आपको धारा 35 का नोटिस दे रहे, इस तारीख को जवाब देना, आपके साइन करा के जाएगी। मजाक नहीं है। और आप फर्जी पुलिस से, फर्जी वकील से डर जाते हो, तो ये डर नहीं लाना। सेक्शन 25 के मैटर में यदि आपने प्रायर नोटिस, सेक्शन 25 का रिप्लाई और ECS अकाउंट इंफॉर्मेशन मेल कर दिया है, और यदि इस वीडियो पे सर बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन, हर एक लाइव है, थैंक यू सो मच सर। आशु जी, जी सर। ये सुपर चैट मेरी है, पंड्या जी की, पहले वाली आपकी है। सब आपकी है सर, सब आपकी है। देखो आशु जी, डॉक्टर साहब झगड़ा हो जाएगा हम में। हाँ, तो यहां पर ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि आपको कॉग्निजेंस पर आपत्ति लेनी है, क्योंकि जब तक कॉग्निजेंस नहीं होगा ना, तब तक आप एक्यूज्ड नहीं है, तब तक आप एक्यूज्ड नहीं है। और BNSS के नोटिस का प्रावधान भी है कि उसमें किस कंपनी ने किया है। मुझे दुख होता है कि कुछ कोर्टों का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपूर्ण नोटिस देने शुरू किए हैं और किसी ने इस चीज को हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं किया है। उनके जो नोटिसेस भी कोर्ट के आ रहे हैं ना, वह नियम और प्रावधानों के अनुसार नहीं है, यानी कि उसमें संपूर्ण ब्यौरा देना है। इस कंपनी ने इस माह की इतनी राशि की EMI के लिए आपके विरुद्ध ये प्रकरण किया है, ऐसी जानकारियां देना उस BNSS 223 के नोटिस में आवश्यक है। तो साथियों, आज के बाद ये जो 204 लोग जुड़े हुए हैं, 11 से 4 हो गए, उनसे ये कहना चाहूंगा कि जिस भी एडवोकेट को हायर करे उन्हें कहिए कि कॉग्निजेंस पर ऑब्जेक्शन लीजिए, ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, एप्लीकेशन मुझे भेजिए। और अब यदि आपको लगता है ना, तो मैं आपके लिए कॉग्निजेंस पे आपत्ति की एप्लीकेशन भी तैयार करके मैं पब्लिक कर दूंगा। और तो क्या जान लोगे। तो तनाव लेने की सेक्शन 25 में बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब एक बात बताऊं मैं, डॉक्यूमेंट मांगने के बाद फिर आपत्ति की बात आती है ना, फिर आपत्ति जुडिक्शन का है, केस खारिज कराने के लिए आपत्तियां तमाम है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, सेक्शन 25 में एक ही चीज, डरना मना है, डरना मना है। मैंने यूट्यूब पे किसी वकील साहब का वीडियो सुना था, वकील साहब तो नहीं थे, कह रहे थे कि सेक्शन 25 दी पेमेंट एंड सेटलमेंट है, आपको सेटलमेंट के लिए बुला रहे हैं, उसका नाम भी पेमेंट एंड सेटलमेंट है। मैंने सुना उन्होंने क्या क्या कि सेटलमेंट के लिए बुला रहे हैं, वो सेटलमेंट नहीं है साहब, वो 138 का मिनी रूप है। ये चीज ध्यान रखिए। और एक बात ध्यान रखना, इतनी एप्लीकेशन लगती है, अगर एक एप्लीकेशन लगी तो 4 तारीख बढ़ी। आप सोचिए, अगर मैं मुकेश जी गोपावत को लाइव में लेके आ गया तो मुकेश जी गोपावत के पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, और अगर वो कम से कम भी बताएंगे ना, तो आपको 10 एप्लीकेशन बताएंगे कि कौन सी 10 एप्लीकेशन दौरान ट्रायल पेश की जाती है, और उन 10 भी नहीं, सॉरी 17-18 एप्लीकेशन, 20 एप्लीकेशन, अगर आपने 20 एप्लीकेशन फाइल की, 20 एप्लीकेशन को सामने वाला एडवोकेट रिसीव करेगा। गोविंद जी अग्रवाल साहब, थैंक यू फॉर सुपर चैट। सामने वाला एडवोकेट रिसीव करेगा, 20 एप्लीकेशंस का जवाब देगा, 20 एप्लीकेशन पे बहस होगी, और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करेगा। यानी कि अगर डायरेक्ट पेशियां चलती भी रही ना, पेशियां चलती भी रही, तो 4 पेशी एक एप्लीकेशन के डिसाइड होने में जाती है। इसी बीच भारत लोकतंत्र है, यहाँ छुट्टियां आती रहती है, कभी कोर्टों की स्ट्राइक होती है, सॉरी कभी वकीलों की स्ट्राइक होती है, कभी न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पे होते हैं, कभी जजेस छुट्टी पे होते हैं, कभी महान विभूतियों का निधन हो जाता है अचानक, उसके कारण अवकाश होते हैं, कभी
कोई विषम घटनाएं हो जाती है, अवकाश होते हैं, तो आज हर एप्लीकेशन पे आप 5 डेट मान के चलो, और अगर 20 एप्लीकेशन फाइल होती है तो 100 पेशियां मान के चलो, और अगर 100 पेशियां होती है और एक पेशी का अगर आप 1.5 महीना भी मान के चलो, तो कितना हो गया? गणित किसकी अच्छी है? तो करीब 150 महीने हो गए एक केस के डिसीजन में, 150 महीने, यानी कि 12 इंटू 12 144, 12 साल, 12 साल। तो साथियों, इसीलिए एजुकेशन फर्स्ट भाई मंसूर जी लिखते हैं, आपकी आवाज, आपकी पहचान, लाखों लोगों का भरोसा। तो साथियों, सेक्शन 25 से घबराना नहीं है। और एक बात और देखते हुए, ये फोन करके कह रहे हैं, कल हमारे एक साथी का फोन आया था, अरे सर एक वकील साहब का फोन आ रहा है बार बार कलकत्ता कोर्ट से। धन्यवाद हेमंत जी राठौड़ साहब, आपके सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। कल हमारे एक साथी मुझे बार बार फोन कर रहे थे कि एक वकील साहब को, जरूरी नहीं सितारों की, जरूरत नहीं है हजारों की, एक दोस्त चाहिए आप जैसा जो वाट लगा है हजारों की। थैंक यू साहब, थैंक यू बजरंग जी भाई साहब। अब आप भी कह सकते हो, जैसे हमारे सुधा मैडम कह सकते हैं, चिंकी जी कह सकते हैं, फिक्र न कर, क्या बोलते हैं साहब आशु जी? इधर अरे वो डायलॉग आया ना कोई आज की मूवी का, फिक्र न कर तेरा भाई वकील है। हाँ, तेरा भाई वकील है, तेरा भाई वकील है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपका बेटा, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका सखा, आपका सारथी वकील है। तो जब हम हैं तो आपको चिंता करनी ही नहीं है इन बातों की, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस ये समझना है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम ये वीडियो बनाकर क्या आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं? धन्यवाद अजय जी सैनी साहब। क्या हम लोन डिफॉल्टर को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम गलत के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं। जब हमने लोन सूरत में लिया, कंपनी तुम्हारी मुंबई की, तो तुम कलकत्ता ही क्यों जा रहे हो? कुछ तो बात है। और दूसरी बात, तुम्हारे कलकत्ता के जो एड्रेस पे नोटिस आता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, तो मालूम पड़ता है कोई तो वकील साहब है ही नहीं, तो कहीं पे कंपनी का ही ऑफिस नहीं है। खेल हो रहे हैं, खेल सेक्शन 25 के नाम पे। तो सेक्शन 25 से संबंधित कोई और सवाल है, टाइप करें। जैसे सुधा जी ने लिखा मेरा भाई एड वकील है, तो और कोई सवाल यदि सेक्शन 25 को लेके हो तो आप बोलिए, ताकि फिर मैं आशु जी को लूं। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर कंपनी ने आपको सेटलमेंट लेटर दे दिया, आपने सेटलमेंट ले लिया, इसके बाद कंपनी को सेक्शन 25 हो, आर्बिट्रेशन हो, 316, 318 हो, सबको विड्रॉल करना है, उमाकांत जी साउथ तो बात लिखते हैं, कुछ तो बात है दया, कलकत्ता में क्यों, कुछ तो बात है दया। आप मेरे लिए बड़े भाई की तरह है सर। मेरे पास भी कॉल आया था, बिल्कुल हाँ मैं भूल गया। तो यहां क्या हुआ सर, वही है रूप किशोर जी, एक ही चीज है। वहां क्या हुआ कि उनको फोन आ रहा है वकील को, अरे आपका नोटिस निकल गया है, अरेस्ट वारंट निकल गया है। अरे भाई, मैंने कहा लाइन पे ले ले वकील साहब को। अब वो वकील साहब फिर लाइन पे यूं कहे कि मैं बाद में बात करता हूं, अभी बिजी है। आपको याद आ रहा होगा, एक बार एक वकील साहब को मैंने फोन किया था, मैं अभी ड्राइविंग पे हूं, तो मैंने भी कहा मैं भी ड्राइविंग पे हूं। 5 मिनट उन्होंने दूसरी बातें की, लेकिन कानून की बात नहीं की, क्योंकि उनको मालूम है सामने बाप खड़ा है। इसीलिए किसी भी वकील का फोन आए, वकील का काम है नोटिस भेजना, वकील का काम है कोर्ट केस करना, समन भेजना उसका काम नहीं है। ये ध्यान रख लीजिए, ये बात अलग है, दस्ती लेकर भेजते हैं, लेकिन आएगा तो कोर्ट के नाम से। इसीलिए तनाव में रहना नहीं, सेक्शन 25 से रिलेटेड कोई सवाल आशु जी आपके मन में भी
अगर मेरे को, बहुत बड़ा टॉपिक है, चीजें छुप जाती है। जी, सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी एक रिक्वेस्ट पे, एक प्रार्थना पे हमारे दर्शकों का, सदस्यों का चिंता जो थी उसको खत्म तो किया ही किया, साथ में मेरे को भी नई जानकारी प्राप्त हुई। इसमें एक प्रश्न मेरे पास कुछ दिन पहले किसी भाई का नोटिस आया था जयपुर से, सेक्शन 25 का उन्होंने मुझे भेजा था। उसने कहा कि मेरा लोन डिफॉल्ट हो चुका है शायद जनवरी 2023 में, और बैंक के जो भी चार्जेस वगैरह थे, बाउंसिंग चार्जेस, पैनल चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह मिला के 45,000 रुपए का उन्होंने, सिर्फ चार्जेस है वो 45,000 रुपए, उसमें ईसीएस अमाउंट नहीं है, उसमें ईएमआई अमाउंट शामिल नहीं है। वो 45,000 समथिंग रुपए का जो नोटिस था उसका बैंक ने ईसीएस हिट किया होगा, वो 45,000 रुपए का बाउंस हो गया। तो क्या हम उस नोटिस को सीरियसली लें या नहीं लें, क्योंकि वो अमाउंट 45,000 रुपए सिर्फ चार्जेस है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो सिर्फ 10 या 8,000 रुपए की बता रहे थे वो, मुझे जहां तक याद आ रहा है। एक्चुअली आप जिस नोटिस का जिक्र कर रहे हैं ना, इस महीने काफी साथियों को एक सेक्शन 25 का नोटिस आया है जिसमें 2023 की बाउंसिंग बता रहे हैं और नोटिस भेज रहे हैं 2025 में। जी जी, आप गौर करना, बाउंसिंग बता रहे हैं 2023 की और नोटिस भेज रहे हैं 2025 को। उस नोटिस को वापस देखना, यानी कि वो नोटिस एक्चुअली, कल क्या हुआ था, कोई एक व्यक्ति कह रहा था कि सर मैं आशु जी को फ़ोन लगा रहा हूँ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्यों भाई? उन्होंने कहा सर एक नोटिस भेजना था। मेरे को नोटिस तो मुझे भेजो ना, आशु जी से किसी का पोस्टमार्टम कराना है तब जुड़ो। सुन रहे हैं आप? जी जी, तो उसमें क्या है, वो नोटिस बहुत सारे लोगों को आए हैं। 2023 का नोटिस, 2023 की बाउंसिंग बता रहे और 2025 में नोटिस भेज रहे हैं। जिस तारीख की आपकी बाउंसिंग लिखी है उस तारीख से 30 दिन के अंदर ही नोटिस भेजा जा सकता है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि जिस तारीख को आपका ईसीएस बाउंस हुआ उस तारीख का अपना सर्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए कि क्या आपके अकाउंट में कोई चार्जेस डिडक्ट हुए। बहुत टॉपिक की बात कर रहा हूं, बहुत टॉपिक की, ध्यान से सुनना सभी साथी। मान लीजिए मेरा एबीसीडी फाइनेंस कंपनी में मेरा कोई लोन चल रहा है और मेरा ईसीएस हिट होता है मेरे एचडीएफसी बैंक में, तो मेरा अकाउंट किस में है? एचडीएफसी में। अब मान लीजिए 5 अक्टूबर को मेरे खाते में ईसीएस हिट होना बताया, तो मुझे यह देखना है कि क्या 5 अक्टूबर को मेरे खाते में कोई चार्ज कटा। अगर मेरे खाते में चार्ज नहीं कटा इसका मतलब ईसीएस लगा ही नहीं। भले ही उनके पास अनादरण मेमो है, भले ही उनके पास कुछ भी हो, अपना बचाव करेगा, अपना स्टेटमेंट। और ये कई लोगों के साथ हुआ है, उनके अकाउंट में डिडक्शन अमाउंट नहीं दिखता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यह बात भी है कि मान लो मेरा एचडीएफसी का ही लोन है और एचडीएफसी के अंदर ही मेरा खाता है, तो फिर अपने को इतना ध्यान रखना है, तो ईसीएस बाउंसिंग चार्ज नहीं कटेगा। और रही बात, आपने ये कहा था कि उन्होंने जो है चार्जेस का कर दिया है, तो चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे सर। और नोटिस अगर रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं आया तो उसकी कोई लीगल वर्थ नहीं है। और ये जो काम कर रही है ना, ये काम कर रही है वो कंपनी जिसका नाम ए से शुरू होता है और जो नोटिस भेजने वाला है उसका नाम सीए से शुरू होता है। एम आई राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर जिनका नाम सीए से चालू होता है ना, उनको कुछ साथियों ने नोटिस के जवाब भी दिए, उनका ऑफिस ही नहीं है, नोटिस लौट के आ गए। एक्चुअली सर क्या है, बड़ा दर्द भरी बातें हैं, कुछ तकलीफें हैं। ये लोग अपना एड्रेस तो लिख देते हैं, मेल से नोटिस भेज देते हैं, ये सोचते नहीं हैं कि कुछ लोग रजिस्टर्ड पोस्ट से भी रिप्लाई देते हैं। यहाँ तक कि अच्छे आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जिन्होंने अपने बड़े बड़े नाम कर रखे हैं वो भी अपने पते पे मौजूद नहीं है।
हेमंत जी राठौड़ साहब आपको जवाब दिया है, नवनीत जी पाठक साहब ने, बिल्कुल सही। और किसी साथी का कोई सवाल है सेक्शन 25 को रिलेटेड तो मुझे पूछो। एक्सिस बैंक सेटलमेंट ऑफर के लिए सिविल रिपोर्ट मांग रहा है, मेरा क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ ध्यान रखिए कि आप किसी बैंक से सेटलमेंट कर रहे हो ना, तो ऑलरेडी बैंक सेटलमेंट ही तब करती है जब वो ऑलरेडी सिविल खुद चेक कर लिया हो, क्योंकि वो देखती है कि आपके ऊपर मल्टीपल लोन है, आप भविष्य में 1 रुपया नहीं भर पाओगे। किसी को कोई सिविल रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। करना है तो करो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। अब जैसे उमाकांत जी कह रहे हैं मेरा आर्बिट्रेशन का नोटिस वापस आया, बस बंद लिफाफा जब कोर्ट में पेश होगा ना, डायरेक्ट खारिज होते हैं इनके आर्बिट्रेशन की एप्लीकेशन। तो सेक्शन 25 से रिलेटेड और कोई जवाब? सर जैसे सेक्शन 25 का एक बार भेजे इनका जवाब, पेमेंट किए तो फिर से, तो देखो जितनी बार आगे भेजेंगे उतनी बार आपको जवाब देना पड़ेगा यार। आशु जी सर, मैं 41 मिनट बोल लिया सेक्शन 25 पे। हाँ सर मैं आपसे कह रहा था सर इतनी देर से। मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं इसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बोला सर आपने, थैंक यू सर, थैंक यू। सेक्शन 25 विदाउट प्री कॉग्निजेंस के लिए समन आए तो क्या करे? वकील के साथ फर्स्ट हियरिंग पे जाए। तो ये देखिए, वकील के साथ जाने का मतलब होता है कोर्ट प्रोसीडिंग को जानना, कोर्ट में कैसे जाना है, किस प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, ये जानकारी आपको नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक EMI का भुगतान ही करना चाहते हैं ना, तो आप खुद जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्लीकेशन अगर आप खुद फाइल करना चाहो तो उस समय आप कर सकते हो। क्यों? उस समय वकील की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि उस समय आप एक्यूज्ड नहीं हो। तो एप्लीकेशन मैं कोशिश करता हूं कि ये सप्ताह के अंदर एक एप्लीकेशन बनाऊंगा, लेकिन वो आपको आपके हिसाब से नाम पते वगैरह आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो इसी के साथ सेक्शन 25 की जानकारी को यहाँ स्टॉप करते हुए इस टॉपिक को मैं स्टॉप कर